हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन घटना चक्र की बुक। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। इससे पहले हम पूरा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल पढ़ेंगे सबसे पहले। इसमें कुछ थ्योरी दी गई है और फिर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम दोनों सॉल्व करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आग ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो थे, किंतु उसके आपाठ्य या फिर आबोध के कारण उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। जब से लिखित विवरण मिलता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हमने 3 शब्द पढ़े हैं। पहले आते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब इसके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। दूसरा आग ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। फिर तीसरा आता है ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसका विवरण भी है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आग इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र सभ्यता, आहाड़ और जावेर संस्कृति इसके अंतर्गत आती है। जबकि 6वीं ईसा पूर्व के आसपास के ऐतिहासिक काल का आरंभ हुआ था। जो ऐतिहासिक काल है वह कब हुआ है? तो 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में, जो ईसा पूर्व है उसके आसपास ऐतिहासिक काल प्रारंभ हुआ है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसको क्यों बांटा गया है? तो 1863 में जो भारत पाषाणकालीन सभ्यता थी उसका अनुसंधान प्रारंभ हो गया कि कैसे, कौन सी संस्कृति आई है, क्या हो रहा था भारत में। तो इसके अध्ययन को और सरल करने के लिए इसको हमने 3 भागों में बांटा है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो औजार मिले हैं उसके आधार पर पुरापाषाण काल को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले आता है पूर्व पुरापाषाण काल, जिसमें कोड उपकरण थे, जिसमें हस्त, कुठार, खड़ग और विदर्णी सम्मिलित थी। फिर आता है मध्य पुरापाषाण काल, इसमें फलक उपकरण चल रहे थे। नेक्स्ट है उच्च पुरापाषाण काल, इसमें तीक्ष्णी और खुरचनी उपकरण प्रारंभ किए गए थे उपयोग करना। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से चापार, चापिंग, पैबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले यदि कोई क्वेश्चंस आता है कि कौन से संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो जो पंजाब की सोहन घाटी है वहाँ से मिले हैं चापार, चापिंग, पैबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मिले, जो हाथ से चढ़ाने वाली कुल्हाड़ी वगैरह थी उसके साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? मद्रास के समीप बद मदुरै में और अत्तरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण में कैलीवर, इसके पर आते हैं। कैलीवर, स्क्रिपर वगैरह भी इसी संस्कृति के अन्य उपकरण के अंतर्गत आते हैं। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रुश फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने 1863 में रॉबर्ट बुशफुट ने मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान पर पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। जो पलवरम है वहाँ से क्या मिला है? तो हैंड एक्स प्राप्त हुआ है। किनको? रॉबर्ट ब्रुशफुट को प्राप्त हुआ है। इनके मित्र विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी और 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किए गए थे। तो जो बेलन घाटी है उसमें किसके निर्देशन में अनुसंधान किए गए हैं? जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में किए गए थे अनुसंधान। पूर्व पुरापाषाण काल संस्कृति में यहाँ पर 44 पुरापाषाण स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र में इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? बेलन के जो लोहदा नाला क्षेत्र है वहाँ पर एक अस्थि से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि
संपत्ति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। जो फलक यहाँ पे ज़्यादा प्राप्त हुए थे मध्य पुरापाषाण काल में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्ट्जाइट पत्थरों से किया गया था। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर आधारित थे। उनका भोजन मांस और कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चे मांस को खाते थे। इस युग का मानव शाकाहारी और खाद्य संग्राहक था, क्योंकि खाना रोज से मिलता नहीं था, इसलिए संग्रहण करके रखना पड़ता था। इस काल में मानव को पशुपालन एवं कृषि का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट आते हैं भारत में मध्य पाषाण काल में जानकारी सबसे प्रथम 1867 से 1868 में हुई थी, जब आर्कीवाल्ड कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले थे। मतलब जो रॉक प्रिंटिंग वगैरह है वो इनने खोज निकाल दी, किसने, आर्कीवाल्ड के द्वारा। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण और पत्थरों के बहुत छोटे औजार थे। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। गुजरात स्थित लाखनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण काल में जो है मेहदरा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर हड्डी और जो सींग है उनके निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर, मेहदरा में। GR शर्मा ने मेहदरा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना शंकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना शंकुल क्षेत्र से ही हड्डियां एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए थे। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदरा, सराय नाहरहाय और दमदमा में 3 अलग स्थानों पर भी हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जो हमारी खोज की गई थी किनके द्वारा, डॉक्टर जयनारायण पांडे के द्वारा। इनके द्वारा पुरातत्व विमर्श से मेहदरा, सराय नाहरहाय और दमदमा में 3 स्थानों पर हड्डियों के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने के उल्लेख मिले हैं। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान थे और एक समाधान में 3 मानव कंकाल का एक साथ दफनाए हुए मिलते हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरहार में भी ऐसी ही समाधियां मिलती हैं, जिनमें 4 मानव कंकाल और एक दफनाए गए थे। एक साथ दफनाए गए थे। कितने, 4 मानव कंकाल। यहाँ की कब्रें जो समाधियां थी वह आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कहाँ पर, सराय नाहरहार में जो कब्रें थी वो कहाँ थी, शहर के अंदर थी। इन कब्रों के आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी और कब्रें कैसी थी, उछली और अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखेरा के शैलाश्रय संख्या में 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षेत्रवितर अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं और बाघ और भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इस शैलाश्रय में चित्रकारी की गई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है।
सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ गया था। इसी काल में गेहूं की कृषि भी प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का उत्पादन कब हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर स्थित लाहुरा देव है। यहाँ पर 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहाँ पर 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जबकि प्राचीनतम जो चावल के साक्ष्य वाला स्थान है वो कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि चीन के यांगसी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको से प्राप्त होता है। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में और सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में और जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सबसे पहले उगाया गया था। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हम इसको पहले देख लें कि कौन सा साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुआ है। सबसे पहले कोई भी जो नवीनतम खोजों के आधार पर यदि हम देखें तो कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से प्राप्त हुए हैं, लाहुरा देव से। यहाँ पर 9000 से 7000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। और जो नवीनतम पहले हम जो मानते थे कि पूरे उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पर हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो वो मेहरगढ़ है। वहाँ पर 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले थे। और चावल के सबसे पहले साक्ष्य हमें कोल्डी हवा में मिले थे, इलाहाबाद की बेलन घाटी में 6500 ईसा पूर्व के हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि जो यांगसी नदी है चीन में, वहाँ पर भी चावल के उगाए जाने के साक्ष्य हैं। मक्का के मेक्सिको में हमें साक्ष्य मिलते हैं, बाजरा के चीन में, और सोरघम है उसके पूर्वी अफ्रीका में, और राई के दक्षिण पूर्व एशिया में, और जई के यूरोप में साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। मानव काल के साथ कुत्ते के कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त होते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य भी जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से प्राप्त होते हैं। इस पुरास्थल की खोज 1935 में टेरा पीटरसन ने की थी। कब की थी? 1935 में की थी, टेरा पीटरसन ने की थी। देखो, जम्मू कश्मीर में कोई जाएगा और बुलाएगा कि टेर, अपने यहाँ पे जो बुंदेलखंड है वहाँ पे बुलाने को क्या बोलते हैं? टेरना बोलते हैं ना। तो टेरेगा कभी यहाँ आओ, तो वहाँ पिट जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो जो जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम है उसकी खोज किसने की थी? 1935 में टेरा पीटरसन के द्वारा की गई थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित एक नव पाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुल्लाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डियों के अनेक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरणों के सींग से निर्मित हैं। जो नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल अतनूर स्थित स्थान से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण कालीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जल अवशेष हैं। आग का प्रयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग किया जाता था। इसी कारण से इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति
कैलकोलिथिक कल्चर कहा गया है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्व भारत में पाई जाती हैं। कहाँ पे मिलती हैं ताम्रपाषाण की बस्तियां? तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्व भारत में पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खोज की गई है। इनमें आते हैं अहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना और गिलुंद। कौन कौन से हैं राजस्थान में? दक्षिण पूर्व राजस्थान में कुछ पुरापाषाणिक स्थल खोजे गए हैं, जिसमें अहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना और गिलुंद स्थित है। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ की जो प्राचीन नाम है उसे ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह कहा जाता है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया था। अहाड़ के पास गुलिंद में मिट्टी की इमारत बनी हुई है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हुई हैं। गुलिंद में तांबे के टुकड़े मिलते हैं। अहाड़ संस्कृति जो कि 2100 से 1500 ईसा पूर्व की है, अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल एवं काले लेप के मृदभांड बने हुए हैं। यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग के रंग या चित्रकारी से की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रहती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नावदा टोली प्रमुख स्थान है। नावदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो कि खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD सांखलिया ने किया था। यहाँ से मिट्टी में हुए चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिलते हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो कि हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ संस्कृति है या समकालीन है, कनिष्ठ समकालीन है कायथा के। इसके मृदभांडों में कुछ प्राग हड़प्पा लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं, जो कि छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा, एरन की और पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश एवं नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात है 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है, लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 4000 लोग रहते थे। नेवासा जारवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त होता है। कहाँ से? नेवासा से। ये भी जारवे संस्कृति के अंतर्गत आता है और पटसन के साक्ष्य मिले हैं। टोटीदार पात्र, जो टोटीदार पात्र होते हैं, परंपरा जारवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान थी। महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जारवे संस्कृति में नेवासा, दैमाबाद, चदोली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पाषाण की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिलता है। इसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी और पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते हैं, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थान पर रहते हैं। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। नेक्स्ट आते हैं पूर्व भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धवान
जिले के पांडुराजर डिबी और वीरभूमि जिले में माहिष्मदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल हैं। तो कौन कौन से हैं? चिरांद है, पश्चिम बंगाल के वर्धमान है, पांडुराजर डिवी है और वीरभूमि में स्थित महिषदल है। ये ताम्रकालीन स्थल हैं। कहाँ पर? गंगा तट पर। ये सैनुबार, सोनपुर, ताराहीड़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराहीड़ और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरी और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन एवं कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। प्रमुख अन्न में गेहूं, चावल के अतिरिक्त बाजरे की खेती भी किया करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्पकर्म में निसंदेह बड़े दक्ष होते थे। पत्थर का काम भी अच्छे से करते थे। वे कार्लिनियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्जाइट पत्थर या जो क्रिस्टल हैं उनसे अच्छे औजारों या पत्थरों के मनके एवं गुटकाएं आदि बनाते थे। ये लोग कताई बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। तकलियाँ भी इनको मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, सैमल की रुई के धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दंत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है जो कि पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा एवं राजस्थान में मिली रून शैली में बनी हुई मिट्टी की विशर्व मूर्ति इस सूची में भी रखी गई हैं। इसमें वृषभ या जो सांड है वह धार्मिक पंथ का प्रतीक है। इनाम गांव में मिला है ये। पश्चिमी महाराष्ट्र की चदोली निवासा बस्ती में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनके का हार बनाकर उन्हें दफनाया गया था, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सम्मान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र रखे गए थे। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता था। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड वेरियल प्रचलित हैं, जबकि पूर्व भारत में आंशिक समाधान है जिसको फ्रैक्शनल वेरियल कहा जाता है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुगेरिया से प्राप्त होती है। लगभग 424 तांबे के औजार हथियार हैं और 102 चांदी के पतले पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। कायथा में एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल पर राजस्थान में खेती, ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र में तांबे के समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहाल, सगलनकल्लू, मक्सी, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए भारत में एक विभाग के रूप में गठित किया गया। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत करके जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। 1902 में सर जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया था। अब आते हैं इसके प्रश्न। पहले आते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, कौन थे? तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्ववेत्ता थे। दोनों सही आंसर हो जाएंगे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट
ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता थे। जूलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रुशफुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग की त्रियुगीन जो विभाजन है वह किया गया था। किसने किया था? तो ये थॉमसन ने किया था। थामो थामो थामो, पाषाण, कांस्य और लोहे को हम अलग कर देंगे, तो थॉमसन ने इसको किया था। डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय में 1818 से 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य एवं लौह युग के त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जोगेर्सन थॉमसन के द्वारा किया गया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालयों की वस्तुओं का विवरण भी प्रकाशित किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ है? तो यह मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, वर्तमान में होशंगा मध्य प्रदेश में है, और बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान में मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य या प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश का, होशंगाबाद में। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डियाँ मिली हैं मेहदरा से और सरानाहरहार से। मध्य पाषाणकालीन मेहदरा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। GR शर्मा मेहदरा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो कि झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। आभूषण बड़े पैमाने से प्राप्त होते हैं। सरानाहरहाय से भी अल्प मात्रा में हड्डियों के उपकरण मिले हैं। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सरानाहरहार से और मेहदरा से, दोनों से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? वह तीनों को दमदमा में मिले हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरानाहरहाय, मेहदरा और दमदमा का उल्लेख हुआ है। दमदमा में लगभग 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के परिणाम स्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में लगभग कुल 41 मानव समाधान मिले हैं, जिनमें से 5 मानव समाधान युग्म समाधान हैं और इनमें से एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधान एक एक कंकाल में मिले हैं। खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो खाद्यान्नों की जो कृषि है सबसे पहले नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुए थे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश की पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त होता है। इसकी खोज पुरातत्ववेत्ता अरुण सोनकिया के द्वारा की गई थी 5 दिसंबर 1982 को। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था, हथनोरा से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। आधुनिक मानव समाज द्वारा प्रमुख रूप से 8 खाद्यान्नों का उपभोग किया जाता है, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई आते हैं। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान हैं। इनमें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानवों ने उगाया है। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, जो कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया देशों में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया जाने लगा।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं लाहुरा देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर स्थित लाहुरा देव है। लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच के में चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। लगभग यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान कोल्डी हवा है, इलाहाबाद में बेलन घाटी के तट पर स्थित है। 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी यहाँ से मिलती है। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लाहुरा देव रहता है तो हमें तुरंत ही लाहुरा देव विकल्प ना होने की स्थिति में हम कुछ और चुनेंगे, लेकिन लाहुरा देव ही इसका आंसर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमें मिले हैं मेहरगढ़ में, क्योंकि इसमें देखो लाहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लगाएंगे? मेहरगढ़ लगाएंगे। कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। कृषि और पशुपालन। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन मेहरगढ़ से मिला है। दिए गए विकल्प में बलूचिस्तान का जो कच्चे वाला क्षेत्र है वहाँ पर मेहरगढ़ में मिले हैं साक्ष्य। इसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, जबकि जो गुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि है वह 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व की है। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये है हमारे बागौर में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन से साक्ष्य प्राप्त होते हुए पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल एवं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा ताम्रपाषाणी को क्या कहा जाता है? चारकोलिथिक युग कहा जाता है। पहला सही हो जाएगा। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ओके, ये गलत है, बल्कि चावल से तो जानते ही होंगे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ वे काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामिति आकृति उकेरी गई हैं, तो ये भी सही है। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक और पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम होता है ताम्रवती, तांबा वाला स्थान, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुआयत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तु तैयार करते थे और धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ के लोग काले लाल रंग के मृदभांडों की प्राप्ति भी करते हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामिति आकृतियाँ उकेरी गई थीं। निम्नलिखित में से किस पर पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरा पाषाण मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया है? तो जो नावदा टोली है इसका उत्खनन किया था HD सांकलिया जी के द्वारा। नावदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर HD सांकलिया ने किया था। यह स्थान उस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित
ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थान है जहाँ की तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नावदटोली किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है नावदटोली। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ से? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित हैं बृहद पाषाण या फिर मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है, जिसके विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें आते हैं शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डेलमेन, अलवेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं और मैहिर। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है या किससे संबंधित राख का टीला? तो ये है संगनकल्लू से। कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान नवपाषाण कालीन पुरापाषाण से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटिका है वह गुफाओं के शैल चित्र के लिए जानी जाती हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटिका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में मानव के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। इसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। लगभग तब 700 शरणार्थियों की पहचान की जा चुकी है। इसमें 133 चित्र पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारी भीमबेटिका ही प्रसिद्ध है। भीमबेटिका जानी जाती है। भीमबेटिका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश में हैं और अब्दुल्लागंज रायसेन में। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो हमें भीमबेटिका से सबसे ज़्यादा शैलाश्रय से चित्र प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटिका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये थे V.S. वाकड़कर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटिका प्रागैतिहासिक शैल चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में V.S. वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटिका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटिका को किसने खोजा था? हमारे वाकड़कर जी ने। कहाँ है? तो ये हैं डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है? तो ये हस्तिनापुर के लिए जाने जाते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र हस्तिनापुर में प्राप्त हुए हैं। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू हुई थी जिससे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया है। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किए थे। यहीं से इनका नामकरण प्राप्त हुआ है। ताम्रश काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्शों के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो इनको दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जौरवी संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चदोली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्शों के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्रों में मिट्टी की हड्डियां और जो तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो ये है जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुए हैं। गर्तवास या फिर गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य है? तो ये है बुर्ज होम।
गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए युग्म पर। पहले आता है उनके ऐतिहासिक स्थान और ख्याति के कारण क्या है। बुर्जहोम ये हमें प्राप्त होते हैं गर्त जो स्थल थे उनके लिए, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो सही बताना तो पहला तो गलत हो जाएगा, देव वगैरह तो नहीं मिले हैं। फिर आता है चंद्रकेतुगढ़, यह टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है। फिर आता है गणेश्वर, ये ताम्र कलाकृति के लिए जाना जाता है। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। इस स्थल से गर्तवास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरा स्थल है जो कि विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की है। इस पुरास्थल से दोहरी पेचकारी, सेरीवाली ताम्र, बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा और विभिन्न प्रकार के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये सबसे ज़्यादा मिले हैं लेखिया में। कहाँ से? लेखिया से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शैलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण से लगभग 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और अधिकांश क्षतवित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। नीचे दिए गए हैं कुछ कथन और उनके कारण बताने हैं। पहले आता है कथन, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने न्यूनतम भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। तो पहला क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, इसलिए ये कहाँ चले गए थे? नर्मदा घाटी, मतलब गंगा के पास चले गए थे। G.R. शर्मा ने सराहनाहार में खुदाई के बाद इस अवधारणा दी थी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोग नर्मदा घाटी में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों और मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये है संस्कृति का। किसका है? संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था, उन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। इसके साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है।